जंग बंदी पर इजहार तशक्कुर। वजीर आजम ने फरीकैन को बातचीत के लिए इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आई। अमरीका और ईरान के दरमियान 2 हफ्ते की जंग बंदी हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने मंजूरी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर ऐलान, कहा ईरान पर हमलों को 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को खिराजे तहसीन पेश किया। ईरानी वजीर खारजा ने ट्विटर में लिखा, अमन और जंग बंदी के लिए पाकिस्तानी क़यादत ने भरपूर कोशिश की। 2 हफ्ते तक आबनाए हुर्मुज़ से आमदोरफ्त जारी रहेगी। ईरान की जंग बंदी मुआहदे की तौसीक, आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान। कहा 2 हफ्तों के लिए महफूज आमदोरफ्त मुमकिन हो सकेगी। ईरान पर हमले रुके तो दिफाई कार्रवाइयां भी रोक दी जाएंगी। ईरानी नेशनल सुप्रीम काउंसिल ने बयान जारी कर दिया। बताया गया कि ईरान और अमेरिका की बातचीत जुमा 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा करेगा। ईरान का कहना है कि बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों तक जारी रह सकती है। मकसद एक हतमी मुआहदा तय करना है। अगर फरीकैन राजी हुए तो ये मुज़ाकरात आगे बढ़ाए भी जा सकते हैं। जंग बंदी के ऐलान के बाद आलमी मईशत संभलने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 19% कमी रिपोर्ट। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 15% कमी हो गई। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा। आलमी मार्केट में सोना 4 घंटे में $100 से ज्यादा महंगा हुआ। चांदी की कीमत भी चंद घंटे में 4% से इजाफा। क्रिप्टो मार्केट ग्रीन हो गई। बिटकॉइन $70,000 से ऊपर चला गया। PSL 11 के दूसरे मरहले का आगाज आज से कराची में होगा। हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबल होंगे। लाहौर में मुकम्मल होने वाले पहले मरहले में कज़ाफ़ी स्टेडियम में शेड्यूल 14 में से 13 मैचेस खेले गए हैं। एक मुकाबला बारिश की नजर हुआ। पहले मरहले के अख्ताम पर मुल्तान सुल्तान्स की 8 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन रही। कराची किंग्स 6, इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 और लाहौर कलंदर्स 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे, तीसरे और चौथी पोजीशन पर हैं। इवेंट में पहली मरतबा हिस्सा लेने वाली रावलपिंडी 4 और हैदराबाद किंग्समैन 3 मैचेस खेलकर 0 पॉइंट के साथ 7वीं और 8वीं पोजीशन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज बहुत ही अच्छा हुआ होगा और सुबह के आगाज के साथ साथ एक अच्छी खबर के साथ भी अपने शो का आगाज करेंगे। फाइनली जिस पर पूरी दुनिया की नज़र थी कि आखिरकार कब जंगबंदी की तरफ जाएंगे, कब ये बात की जाएगी कि अब कोई ऐसा है कि मुआहदा तय पा सकता है, डील बन सकती है या वो माहौल बन सकता है, तो पाकिस्तान की सफारतकारी कामयाबी की तरफ जा रही है। कल हमने डोनाल्ड ट्रंप को भी देखा कि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया और ना सिर्फ ये, आगे इसको बढ़ाने के लिए भी हमने कल शब एक बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट देखी। एक तरफ अमरीकी डेडलाइन हमने सामने आ रही थी कि वो आगे बढ़ना नहीं चाह रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि ईरान को किसी नुकसान पहुंचाए बगैर आगे बढ़ा जाए। लेकिन कल के बाद जो 2 हफ्तों में स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने की बात हुई है, इसने एक नया संगे मील सेट कर दिया है इस पूरी सूरत हाल में जो अब तक की रही है। दुनिया वैसे तो कल रात सोई नहीं है, लेकिन जो जो आज उठ रहा है वो लाजमन एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देख रहा है। अजराए मजाक सोशल मीडिया पे ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान पिछले 70 साल से उस नाजुक मोड़ पे है जहाँ पे दुनिया आ गई, लेकिन नाउ इट्स द सीरियस टाइम। और अब ऐसे नाजुक वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ तमाशाई बनने के बजाय या फिर दूर बैठ के क्रिटिसाइज करने के बजाय एक फैसला कुन किरदार अदा करने का डिसीजन लिया और वो डिसीजन अब सबके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप की ज़बान नहायत सख्त थी और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक मुकम्मल तहजीब को मिटा देने की बात भी कर दी थी, जो कि मुहासिब दुनिया में कबूल नहीं है। कई ममालिक ने इस बयान की मजम्मत की। अगर ऑर्डर वाइज चले तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुज़िश्ता रात बयान दिया था और कहा था कि पूरी तहजीब मिटा देंगे, और उन्होंने बहुत लथाड़ा था। इससे पहले वो तो गालम गलोच पे भी उतर आए थे, ये तक कह दिया था कि ईरानी शहरियों ने अपनी अहम तनसीबात जो है, खैर उसके बाद ईरानी शहरियों को हमने देखा कि वो फिर जो पावर हाउसेस थे और दीगर वो ब्रिजेस थे वहाँ पे वो जंजीर बना के यकजहती करने पहुँच गए और जंगबंदी जो है उन्होंने वहाँ पे कोशिश की। लेकिन नाउ उसके बाद क्या कुछ हुआ दुनिया में, ये भी हम आपको बताते जाते हैं। हमने अपने डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट दिखाया, उसके बाद जो कि पॉलिटिकल कमेंटेटर है टकर कार्लसन, उन्होंने फिर जो कि एक वक्त में कभी ट्रंप के करीब होते थे, बट नाउ ही इज बीन दी मोस्ट आर्डेंट
सबसे ज़्यादा मुखालिफ हैं, उन्होंने कहा कि भाई होश के नाखुन ले खुदा का वास्ता। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो है इस तरह की जो कोई भी कार्रवाई होगी ना, इट्स द टाइम टू से नो इफ़ यू आर इन यूएस मिलिट्री। और ये सब तो होता रहा सादिया, लेकिन उसके बाद सबसे अहम मामला कल रात से बनना शुरू हुआ। बिल्कुल, हमने ये देखा कि जिस तरफ हम सबकी नज़रें थी कि कब आखिरकार अमन के रास्ते को इख्तियार किया जाएगा। एंड कल जो ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ट्वीट आई और जिसमें बताया ये गया कि इस्लामाबाद में सालसी का किरदार पाकिस्तान अदा करेगा और वहाँ पर मीटिंग होगी और यूएस के नुमाइंदे और ईरान के नुमाइंदे वहाँ बैठेंगे और बात करेंगे। और उसके बाद फिर हमने ईरान की जानिब से जो रिस्पॉन्स देखा कि उन्होंने कहा, उन्होंने तस्दीक कर दी इसकी। और ये एक अहम संग मील जो है ये सेट हो गया इस पूरे मामले में। दुनिया पिछले 24 दिन से परेशान थी कि आखिर ये ऊँट किस करवट बैठेगा। एंड फाइनली वी हैव कम टू द डे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पाकिस्तान का किरदार सबसे अहम रहा। और हमने आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी दिखाया ट्वीट, और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो मोहर शब्द की। और ये देयर यू गो, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और अपने इस ट्वीट के आगाज़ में ही उन्होंने नाम लिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं, देयर यू गो, शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑफ पाकिस्तान वेयर दे रिक्वेस्टेड टू होल्ड ऑफ द डिस्ट्रक्टिव फोर्स। और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी पूरी अपनी कहानी है वो इस पर लिखी हुई है। लेकिन पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से जलने वालों के लिए ये ट्वीट काफ़ी है। हमारे साथ इस हवाले से मौजूद होंगे आज के पूरे शो में मेहमान भी, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी सलमान अवान की जानिब। सलमान, आई नो आप कल पूरी रात नहीं सोए हैं एंड आज भी आप इसी तरह ताज़ा दम हैं, क्योंकि ख़बर ही इतनी बड़ी है। पूरी दुनिया का जो पॉलिटिकल डेमोग्राफी है तब्दील हुई है। एक वक्त में जो जिसको हमारे पड़ोसी एलियनेट हमें करना चाहते थे, आज वो देख लें कि वो खुद कहाँ खड़े। सलमान, थोड़ा सा मुझे बताइए, जंग के बादल शदीद गहरे हो गए थे टू द फैक्ट के खार्ग आइलैंड पे हमले होना शुरू हो गए थे। उसके बाद क्या कुछ हुआ, क्या कुछ तब्दीली हुई, ज़रा बताइए। बिल्कुल फैसल, सबसे पहले आपको, मुझे, पूरे पाकिस्तान को, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को मुबारक के एक इंतहाई खौफनाक जो सूरत हाल थी सदर ट्रंप के ट्वीट के बाद सामने आई, या जो उनका सोशल मीडिया पर बयान था उसके बाद सामने आई, वो सूरत हाल इंतहाई खौफनाक थी। आपने भी जिक्र किया, एक टाइमलाइन का जिक्र किया, और कल यकीन करें तमाम दिन भर 2 से 3 एपिसोड्स हुई राब्तों की, जो जिसके अंदर पाकिस्तान के वजीर आजम, नायब वजीर आजम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री सियासी क्यादत जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व थी। नायब वजीर आजम और उनकी क्यादत के अंदर आप देखें दफ्तर खारजा ने दिन रात एक किए रखा। कल अनगिनत किस्म के राब्ते हुए हैं नायब वजीर आजम की भी, जिसके अंदर हमें बताया गया है जराये की जानिब से कि 2 से 3 बार बड़े बड़े राब्ते जो हैं वो हुए। और उसके बाद कल पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 9:30 बजे जो है, और उसके बाद फिर 11:15 बजे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक आखिरी बार राब्ते हुए। और उसके बाद फिर आपने देखा कि वजीर आजम ने अपने ट्वीट के जरिए, अपने एक्स पर पैगाम के जरिए इस कामयाबी का, इस अजीम कामयाबी का ऐलान किया। और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक तारीख के अंदर विदाउट एनी डाउट ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी है कि उसने इस खौफनाक जंग से, जिसके कुछ भी नताइज बरामद हो सकते थे, उससे अपने आप को, इस खत्ते को, पूरी दुनिया को महफूज किया है। और इसमें पाकिस्तान का अपना जो मफादात है, आप कह लें मफादात जरा नेगेटिव वर्ड हो जाता है, यानी पाकिस्तान के अपने जो मामलात हैं वो भी पहली बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने ऊपर कॉम्प्रोमाइज किए बगैर एक उसूली मौक़िफ़ की बुनियाद के ऊपर सऊदी अरब को भी केटर किया, ईरान के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी देखे, अमेरिका के साथ भी। और इसके साथ साथ जो तीनों ग्लोबल पावर्स हैं, कहा जाता है पाकिस्तान इस वक्त वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसके तीनों ग्लोबल पावर्स यानी कि रशिया, चाइना, यूएसए के साथ अच्छे ताल्लुक हैं। और वो दोनों या तीनों ताल्लुक जो पावर्स हैं वो भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखना चाहती हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, उस पर हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है वो बुलंद हुआ है। लेकिन अब इससे ज्यादा जो अगली बात है वो है कि पाकिस्तान किसी तरीके से एक मुस्तकिल और पायदार जंगबंदी और एक मुस्तकिल अमन का रास्ता हमवार करे। और इसके लिए इस्लामाबाद एकॉर्ड की बात की जा रही है। वंस अगेन हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने जिक्र किया कि जो खुद को विश्व गुरु कहते थे आज वो है कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। और विश्व गुरु जो है पूरी दुनिया पाकिस्तान को मान चुकी है, पाकिस्तान को न सिर्फ मान चुकी है बल्कि उसका अमली इजहार जो है वो भी आप देखेंगे 10 अप्रैल को इंशाल्लाह इस्लामाबाद में, जब पाकिस्तान की फैसिलिटेशन के साथ अमेरिका के, ईरान के जो नुमाइंदे हैं
इब्तदाई बातचीत करेंगे और इब्तदाई बातचीत के ज़रिए यकीनी तौर पर पूरी कोशिश होगी कि जब इतना बड़ा एक खौफनाक सूरत-ए-हाल थी वो टल गई है, तो एक अच्छी डिप्लोमेसी के ज़रिए, एक अच्छी डिप्लोमैटिक एफर्ट के ज़रिए मुस्तकिल और पायदार जंग बंदी जो है उसका राह हमवार की जा सके और इस खित्ते के अंदर एक मुस्तकिल अमन कायम हो सके। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा सक्सेस है कि आज आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर हमारी वाह-वाह हो रही है और जो हमारे साथी मुल्क हैं, कुछ इंटरनल एलिमेंट्स जो हैं, वो मेरे ख्याल है कि कहीं पर भी मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात ये है, सलमान हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें उस्मान वड़ाइच साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के। अस्सलाम वालेकुम सर। और सबसे बड़ी बात है, आपने कॉन्वर्सेशन सुनी होगी कि पाकिस्तान ने इसका ढिंढोरा नहीं पीटा। पाकिस्तान वांटेड इट टू उसको अकम्प्लिश करना चाह रहा था। पाकिस्तान चाह रहा था कि हम किसी ऐसे नहज पर पहुंच सके जहां पर बातचीत का आगाज़ हो सके और दोनों हरीफों को एक टेबल पर लाया जा सके। अदरवाइज हम देखते हैं कि डायलॉग से ज़्यादा जो है उसका एक एक एनवायरनमेंट बन जाता है, पर डायलॉग की तरफ बात नहीं जाती। तो मेरे ख्याल में ये जो साइलेंट और इफेक्टिव तरीका रहा है पाकिस्तान की, पूरी दुनिया उसकी भी तारीफ करी है, चाहे वो जेन मेरियट हो, चाहे वो माइकल कुगलमैन हो। मेच्योरिटी का सबूत दिया और 13 जून से लेके अभी तक तकरीबन 7 से 8 माह के अंदर पाकिस्तान जो है वो हैज़ बिन ट्राइंग कि किसी तरीके से सिचुएशन को डीएस्केलेट किया जाए, डिफ्यूज़ किया जाए। हमने शटल डिप्लोमेसी की सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान और हर टियर के ऊपर हमारा रब्ता रहा इरानियन से, चाहे वो मिलिट्री हो, इंटेलिजेंस हो या उनकी सियासी क़यादत हो। और आयतुल्लाह मुश्तबा का जो पहला सरकारी बयान था उसमें भी उन्होंने तज़किरा किया था पाकिस्तान का कि उनके वालिद जो हैं उनका फेवरेट कंट्री जो है वो पाकिस्तान है। और फिर तशक्कुर के नारों से लेके आपको पता उनके ट्वीट्स तक जो है वो पाकिस्तान का तज़किरा हुआ है। और मेरे ख्याल में इरानियन अगर किसी मुस्लिम मुल्क को इस रीजन के अंदर क्रेडिबल समझते हैं और उन पर एतबार करते हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तान ही है। तो मैं तो पाकिस्तान की इस जो कामयाबी को सिर्फ सफारती कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखता, ये बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक क्लाउड जो है हमें नज़र आ रहा है। और जैसे आपने बात की, हमने ढंडोरा नहीं पीटा, हम चाहते हैं सिचुएशन अभी भी मुज़ाकरात के रास्ते की तरफ जाए और हमने तमाम रीजनल प्लेयर्स को भी इसके अंदर जो है एतमाद में लिया और ग्लोबल तीनों पार्ट्स अमेरिका, रशिया और चाइना, उनको भी पाकिस्तान का एतमाद हासिल। आपको पता होगा हमारे वज़ीर ख़ारजा ने टच डाउन किया चंद दिन पहले बीजिंग को, तो वहाँ से जो 5 निकात जो है वो मुश्तरका एलामिया निकला, उसमें भी पाकिस्तान के साथ खड़े थे चाइनीज़। और अभी कल रात को जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो बहरीन की तरफ से करारदाद आई थी अपना हुर्मुज़ को खुलवाने से मुतालिक, तो उसमें पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रेटेजिक, आप समझें कि मैच्योरिटी ये दिखाई कि हमने कोई साइड नहीं ली, हमने एब्सटेंशन इख्तियार की। उसके अंदर 2 कंट्री ने एब्सटेंशन की, उसमें से एक पाकिस्तान था। तो मैं तो पाकिस्तान की इस मूव को, जो दुनिया के अंदर हमारा इमेज अपना क्रिएट किया गया था शैम नैरेटिव वॉर ऑन टेरर कॉन्टेक्स्ट में, वो मुकम्मल तौर के ऊपर बस्ट हो चुका हुआ है और पाकिस्तान नाउ हैज़ बिकम द स्विट्जरलैंड ऑफ साउथ एशिया। मुझे लगता है इस कहने के अंदर मुझे कोई तारुफ नहीं है कि हम डिप्लोमेटिक कैपिटल बन चुके हैं यहाँ साउथ एशिया का। जिस तरीके से हमने मैग्नानिमिटी दिखाई और जिस तरीके से, अब मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान इसी चीज़ को कैरी भी आगे फर्दर करेगा। देखें, हम बड़ी मैच्योरिटी का सबूत दे रहे हैं, हमने तालिबान के साथ तीसरा राउंड स्टार्ट कर लिया है, बीजिंग के अंदर है। और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मैं आपको बताऊं, इसी डोनाल्ड ट्रंप को हमने रेस्क्यू किया था 2016 में, आज से 10 साल पहले, जब हमने डोनाल्ड ट्रंप की टीम की तालिबान के साथ दोहा की टॉक्स करवाई थी। तो हमने वहाँ के ऊपर भी रिहेबिलिटेशन भी करवाई और उसके अलावा क्या कहते हैं, इनके मुज़ाकरात भी करवाए और आज 10 साल बाद पाकिस्तान दोबारा से फैसिलिटेट कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के बड़े मामलात हैं, लेकिन थोड़ा सा तदब्बुर दिखाना होगा अमेरिकन को भी। देखें, संजीदगी होती है, धौंस धमकी से नहीं हो सकती। आपने डायलॉग अगर डिप्लोमेसी करनी है तो थोड़ा सा आप सुपर पावर की तरह मैग्नानिमिटी भी तो शो करवाएं। आप एक ही ट्वीट के अंदर धौंस दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और पर्शियन एम्पायर के डिसेंडेंट्स हैं जिन्हें लग रहा है कि हमने इस तरह का इंप्रेशन नहीं क्रिएट करना अपनी कौम के ऊपर कि हम डरे हुए सहमे हुए मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो ताकत के साए के नीचे मुज़ाकरात करवाने के आदी हैं, इस चीज़ को अच्छी तरह समझ चुके हैं। ये 28 फरवरी से पहले का सिनेरियो नहीं है। और याद रखें, इस दफ़ा मुज़ाकरात के संजीदा होने के चांसेस कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका की लॉजिस्टिक एग्जॉस्शन हमने देखी, जिस तरीके से उनकी आर्मी डीमोरलाइज हुई, हाफ हार्टेडली वो लड़ रहे हैं और टॉप टीयर के 6 जनरल हटा दिए गए हैं, बॉटम के ऊपर कॉन्शियस ऑब्जेक्टिव के तौर पे सामने आ रहे हैं फौजी कि हम नहीं उस तरह मनाब का इंसिडेंट दोबारा से क्रिएट करना चाहते। फिर उनकी कांग्रेस जो है वो तकसीम हो चुकी है, अवाम पोलराइज है, नो किंग के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जेडी वैन साथ नहीं खड़े हुए।
Yeah. 25th अमेंडमेंट को इन्वोक करने की बात हो रही है, इम्पीचमेंट की, तो डोनाल्ड ट्रंप के पास लेवरेज नहीं, अलाइज भी उनके पीछे हट चुके हैं ओके। और उनके जो एसेट्स थे वो मुकम्मल तौर के ऊपर डिप्लीट हो चुके हैं, गोदाम खाली पड़े हुए हैं, एफ फैमिली के तमाम तैयारे जो है ज़मीन पोस हो चुके हैं, इरानियंस का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर के ऊपर इंटैक्ट नज़र आ रहा है, और इरानियन सबसे बड़ी बात पूरी कौम जो है इन यूनिसन है, वो एक ही Right. कोरस पढ़ रहे हैं, और अभी कल उन्होंने जो है पूरे मुल्क के अंदर आयतुल्लाह अली खामनाई का 40वां मनाना है। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कोई मैच्योरिटी का सबूत दिया इस पिछले 30-40 दिन के अंदर, तो वो ये उनका ट्वीट था जिसके अंदर उन्होंने बैकआउट कर दिया। जी। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान हैज़ बीन डूइंग ट्रेमेंडसली वेल कि जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको, और फिर एक होता है कि आपके कहने के ऊपर जो है वो बैकआउट कर जाएं, जो वो सिविलाइजेशन को एरेडिकेट करने की थ्रेट कर रहे हैं, फिर मुज़ाकरात के लिए आपको मेज़बानी मिले, और उसकी बड़ी रीज़न ये है कि ईरानियों का पाकिस्तान के ऊपर एतबार। तो मेरे ख्याल में हम जो है वो वी हैव बीन एबल टू मेक इट श्योर कि किसी सूरत के अंदर इरानियंस यहाँ के ऊपर आ जाएं, एब्सोल्युटली। और यही चीज़ हमें जो है इंटरनेशनली क्रेडिबिलिटी दिला रही है। और पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरा के ऊपर याद रखें, हमेशा हमने अपने इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करने के बाद मामलात को आगे की तरफ लेके गए हैं। कोई ये ना समझे, एक इंप्रेशन बस्ट हो चुका है कि हम जो है अरब के किसी ऐसे कंट्री के कैंप के अंदर है जिसमें हम अपने मुफाद को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं, पिछले आपने देख लिया 40 दिन के अंदर है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में जो स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी हमारे नजर आई है सारे मामले के अंदर, और इंडियन जिस तरह से देख रहे हैं, टोटल दे आर नॉट इन द पिक्चर एनी मोर, हाँ उस्मान साहब, टोटल उस पे इररिलेवेंट हो चुके उस पे हमने अलग से जरूर बात करनी है, ये फेवरेट सब्जेक्ट होगा आज का, दिस वन मोर थिंग। बट अगर हम देखें साल 2000 से लेके 2024 तक पाकिस्तान, और उसमें अगर 2019 से का पीरियड थोड़ा सा हटा दें, और ये मैं सलमान अमान पहले आपसे सवाल कर रहा हूँ, देन उस्मान राय साहब, इस पे आपका भी सेम कमेंट इस सवाल में मैं चाहूँगा। सलमान, इस सदी का जो पहला क्वार्टर है, ये 25 साल पाकिस्तान के लिए मुश्किल रहे हैं। हमने देखा दहशतगर्दी से हम नबर्द आजमा रहे, अब सैंक्शंस एंड व्हाट नॉट, क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो स्विफ्ट रिटॉर्ट दैट वाज द फाइन स्टार्ट फॉर अस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस सेंचुरी। और उसके बाद 2025 में मई के बाद से लेके उस वक्त हमने साबित किया कि हम अपने से बड़े दुश्मन को बहुत आसानी से मात दे सकते हैं, और आज तो हमने ये साबित कर दिया है कि इट वाज नॉट ओनली अमेरिका के जिसको हमने मनाया है कि आप खाकम बदन किसी बड़ी जंग की जानिब ना जाएं। हम इसको यकसर नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अमेरिका के पीछे जो हाथ था, वो जो ज़ायनिस्ट माइंडसेट था, वो जो इजराइल था, वो जो इन मुज़ाकरात के बीच में भी बॉम्बिंग जारी रखे हुए था, हमने उस माइंडसेट को शिकस्त दिए। पाकिस्तान ने कैसे ये मैनेज किया, सलमान मुझे ये तो बताएं। बिल्कुल, इसको आप आम, अगर मैं सिर्फ एक वर्ड के अंदर कंक्लूड करूं तो इसको आप एक मुआवजा कह सकते हैं, लेकिन ये मुआवजा भी तभी होता है जब पूरी मुल्की क़यादत जो है वो यकसू होकर इत्तेहाद के साथ, जगानगत के साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट अपना विजन क्लियर रखने के बाद जब आप कोई हिकमत अमली बनाते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, किसी किस्म की किसी भी लेवल के ऊपर कोई कंफ्यूजन ना हो, तब इस किस्म के अमेजिंग रिजल्ट्स जो हैं वो मिलते हैं, जो हमने देखे हैं। आपने पॉइंट आउट किया, यकीनी तौर पर ये जो पहला क्वार्टर है इस सेंचुरी का, बहुत ज्यादा रोलर कोस्टर राइड रही पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलात भी आई, लेकिन लास्ट ईयर से आप देखें पाकिस्तान का जो उरूज शुरू हुआ है, इंटरनली नो डाउट हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया जो जिस तरह से पाकिस्तान को देख रही है, दुनिया जिस तरह से पाकिस्तान को मान रही है, आप सिर्फ इस जो करंट एपिसोड है, सिर्फ अगर आप इसको ही देख लें, ये पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा एफर्ट की है। मैं कल की एक वीडियो देख रहा था, सागदार साहब की, प्राइम मिनिस्टर के साथ एक टर्किश डेलीगेशन की मुलाकात थी। आप उनका फेस देखते, वो बहुत ज्यादा टायर्ड, बहुत ज्यादा आप थके हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी क़यादत, दफ्तर खारजा जो हम जिन लोगों से हमारी बातचीत होती है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर फॉरेन ऑफिस इस तरह से कभी एक्टिव जो है वो दिखाई नहीं दिया, जितनी इन दिनों के अंदर, खासतौर पर 28 फरवरी के बाद से पाकिस्तान ने जितनी एफर्ट्स की हैं दफ्तर खारजा के अंदर, 24/7 से भी शायद अगर कोई ज्यादा वक्त होता है, टाइम होता है, तो शायद काम जारी है। खासतौर पर सागदार को आप देखें, उनकी दिन के अंदर 4, 5 तो जो ऑन रिकॉर्ड कॉल्स हैं वो हो रही हैं दूसरे ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, दीगर जो रहनुमा हैं उनके साथ, जो ऑफ द रिकॉर्ड राब्ते हैं, वो हमें बताया जाता है कि मतलब यूएस के अंदर भी इंतहाई आला सतह के ऊपर मौजूद है, और ईरान के अंदर भी इंतहाई आला सतह के ऊपर मौजूद है। तो ये पाकिस्तान ने बहुत मेहनत से अपना रास्ता मुतय्यन किया है। जिस तरह से हमारे गेस्ट उस्मान तक बता रहे थे कि पाकिस्तान ने किसी भी कैंप में जाए बगैर, किसी भी लेबल लगे बगैर
अपनी लाइन और लेंथ जो है वो वाज़ेह रखी। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ नो डाउट स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान ने उसके होते हुए ईरान के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। पाकिस्तान का सब जानते हैं, पाकिस्तान की चाइना के साथ ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको अमेरिका के साथ हावी नहीं होने दिया। अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात पड़े हैं, पाकिस्तान ने उनको रशिया के साथ जो है उनको उनका तसादुम नहीं होने दिया। एंड तो ये फॉर द मैटर बहुत बड़ी चाइना एज कामयाबी है वेल। और इसी का नाम डिप्लोमेसी है। और डिप्लोमेसी के बारे में जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि ये बिल्कुल साइलेंट होती है, इसके अंदर मीडिया के लिए ऑप्टिक्स नहीं होते, इसके लिए बिहाइंड द सीन्स जो है वो चीजें होती हैं। और जब एक सॉलिड रिजल्ट इस तरह का सामने आता है फिर दुनिया को बताया जाता है। हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, पूछते भी रहते हैं, लेकिन दफ्तर खारजा हो या और भी सोर्सेज हो वो या बहुत कम जो है ऑन रिकॉर्ड जुबान खोलते हैं। और यही डिप्लोमेसी जो है और पेशेंस के सबसे साथ, बड़ी जीत राजदारी भी के साथ सलमान जो है। डिप्लोमेसी की यही है कि आप तभी उसको रिवील करें जब उसकी ज़रूरत है और टाइम से पहले चीज़ों को रिवील ना किया जाए। सन- इसी पर उस्मान साहब को हाँ भी ले लेते। उस्मान साहब, आई विल जस्ट रीफ्रेज फैसल की जो क्वेश्चन थी और वो ये था कि फॉरेन पॉलिसी, एक वक्त था जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर हम खुद पाकिस्तान में बैठ के तनकीद कर रहे होते थे, बिकॉज ऐसा लगता था दैट आर फॉरेन पॉलिसी प्लेज एट द हेड ऑफ अदर कंट्रीज। टुडे आज हमारा एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है वेयर वी हैव गुड रिलेशंस विद गल्फ, वी हैव गुड रिलेशंस विद रशिया, चाइना, एंड येट वी डीलिंग विद ईरान एंड यूएसए। जी डेफिनेटली मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जिस तरीके से स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस हासिल किया फॉरेन पॉलिसी के अंदर, जो कि माजी का हिस्सा नहीं, हमेशा जो है हमने अपने अंडे एक ही बास्केट में रख देते थे और उसकी वजह से वो हमें जो भुगतना पड़ा वो आपके सामने है कि पिछले 8 डेकेड्स चेक कर लें। लेकिन जिस तरीके से हमने अब अपना पॉलिटिकल मैच्योरिटी और विजिलेंस दिखाई है फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट के ऊपर, और हमारी सियासी और उसकी क़यादत जो है एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन का पैटर्न जो है इस हवाले से उनके एंड के ऊपर दिखाई देता है। चाहे वो रशा हो जाए, हम 2022 से रशा के खिलाफ अपने मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और यूक्रेन के ऊपर हमारा डिफरेंट स्टांस है। इसी तरीके से अमेरिका के साथ भी हमने साइमल्टेनियसली ताल्लुकात उस्तवार किए। मुझे लगता है जो डेलिकेट बैलेंस है वो पाकिस्तान को करना आ गया, जो कि हमारे पड़ोसियों को समझ नहीं आ सकी, और वो चाबहार जायदान से हमेशा के लिए चले गए। अब सेंट्रल एशिया जाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो मेरे ख्याल में बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ठीक है, जो मुल्की मसाइल हैं, इख्तलाफ अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन गिव क्रेडिट व्हेन इट्स ड्यू। तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से 13 जून के बाद से लेके अभी तक के हालात को मैनेज किया है, और याद रखें बांग्लादेश एक बेस्ट टेम्पलेट है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। हमारी जो जीत है कि हमारे वो कंट्री हमारे साथ बॉर्डर भी टच नहीं करता, लेकिन वहाँ का नौजवान जो है इंडिया को शट अप कॉल दे चुका है कि हम आपके नैरेटिव में पाकिस्तान नहीं देखना चाहते, हम पाकिस्तान का स्कॉलरशिप हासिल करके अपनी आंखों से पाकिस्तान को देखना चाहते हैं। और 500 तलबा जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। और मुझे लगता है यही चीज़ जो है वो रीजन के अंदर दीगर कंट्रीज़ को भी पाकिस्तान ने एक टेम्पलेट सेट की है जिसको फॉलो करने की ज़रूरत है। और अगर इसी के अंदर देख लें, ये जो अभी हम रिसेंट बात कर रहे हैं, देखें बड़े इफ एंड बट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, मैनी ट्विस्ट हैं कप एंड लिप के दरमियान। लेकिन पाकिस्तान जो है जितने हमारा लेवरेज है हमने इसको मीडिएट करने के साथ साथ फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल का हाथ कौन थामेगा, जो वो एक अग्रेसर है, और जिस तरीके से उसने रीजन को फ्रेगमेंटेशन की तरफ लेके जाने की कोशिश की है और नेबरहुड को अटर फेलियर, क्योस, डेथ, डिस्ट्रक्शन, पोरस बॉर्डर और साथ में रियासती ढांचे को तबाह करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है। क्योंकि उन्होंने आज भी बयान दिया कि हम किसी सूरत के अंदर जो सदर्न लेबनान है उसमें सीज़ फायर नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में इट इज़ येट टू बी सीन। मेरा ख्याल है ईरान जो है वो अबाइड बाय करेगा जो भी सेट रूल डिसाइड होते हैं, और ईरानियन का एक ही जो आप कह लें कि स्टांस है कि हर सूरत के अंदर मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क जो है उसकी बुनियाद वो निकात बनेंगे जो हमने पेश किए हैं। और अमेरिका की तरफ से अगर पहले 15 निकात देखें तो वो तो सरेंडर करने का डॉक्यूमेंट है, जी। और दोनों मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से पीछे हटेंगे, कोई बार्गेनिंग स्पेस बनेगी तो ही बात आगे की तरफ जा सकती है। और याद रखें ईरान ने सिर्फ एक ही काम करना है और वो उन्होंने सरवाइव करना है। डोनाल्ड ट्रंप जो है, क्या वो सरवाइव कर पाएंगे मिड टर्म इलेक्शंस एक ऐसे वक्त के अंदर जब इतनी पोलराइजेशन है? उनकी खुद कांग्रेस के अंदर अगर अपर हाउस को देखें तो 53 ने काम इसके साथ खड़े हैं। तो इतने थिन मार्जिन के साथ, स्लिम मार्जिन के साथ ये क्या और एग्जिट उस उस्मान यहाँ साहब, से आई हैव अ करेंगे कि अपने क्वेश्चन। व्हाइट हाउस से करेंगे? एब्सोल्युटली उस्मान साहब, आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर। स्टेक्स बहुत डिफरेंट है। यूएसए के स्टेक्स, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट को अपनी प्रेसिडेंसी बचानी है, लेकिन इधर ईरान के तो सर्वाइवल का मसला है, ईरान की एग्जिस्टेंस का जी मसला है। जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं यूएस की जानिब से, दीगर प्लेयर्स क्या इस्लामाबाद अकॉर्ड में हमें नज़र आएंगे, और इज़ इट गोइंग टू बी पाकिस्तान, यूएस एंड ईरान, और अदरवाइज क्या गल्फ इसमें इन्वॉल्व होगा और दीगर प्लेयर्स हो सकते हैं इसमें?
जी, डेफ़िनेटली इसमें दीगर प्लेयर इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर मिस्र है, टर्की है इसके अंदर, और जो सऊदी अरेबिया है वो डेफ़िनेटली है, और चाइना, जिस तरह मैंने कहा, चाइना की असेंट हासिल है हमें, रशिया की तरफ से मॉस्को की भी नॉड हासिल है। तो पाकिस्तान नो डाउट ये सारे एतमाद को लेके ही आगे की तरफ बढ़ रहा है, और याद रखें, थिंग्स विल नेवर बी द सेम अगेन। व्लादिमीर लेनिन ने कहा था, देयर आर डेकेड्स वेयर नथिंग हैपेंस बट देयर आर वीक्स वेयर डेकेड्स हैपन। तो या ये वो राइट। वीक्स गुजरे हैं 3-4 शायद कभी भी दुनिया वापस नहीं जा सकती। और जो यस स्ट्रेटेजिक डिफाइंस दिखाया इरानियंस ने, इरान देखें, इरानियंस अच्छी तरह समझते हैं कि जिस तरह हमारे रियासती दफाई ढांचे का नारा लगा के हमारे तालीमी इदारे हिट किए गए, हमारे जिस तरीके से जो अपना शहरी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डैमेज किया जा रहा है, वैक्सीनेशन सेंटर किए जा रहे हैं, ये ऑल आउट वॉर छेड़ के रखी हुई है उन्होंने इरानियंस ने। इसीलिए देखें, इरानियंस आर स्मार्ट एनफ। जो पिछले साल का दुनिया के अंदर सर्वे किया गया उसमें आईक्यू लेवल इरानियन का इतना ज़्यादा कि वो 7th नंबर पे हैं, और अमेरिकन 21 पे, मतलब 21वें नंबर पे अमेरिकन आईक्यू लेवल पे। तो इरानियन जहाँ पे पीएचडी की भरमार है, ओ टॉप से यस बॉटम तक आपको लोग नजर आते हैं। उनका प्रेसिडेंट हार्ट का सर्जन है। एक ऐसे कंट्री को समझना कि वो बेवकूफ़ हैं, देखें वो उसी रूल बेस्ड ऑर्डर के अंदर ही मनूवर कर रहे थे। अब ये नहीं कह सकते आपने 2 दफ़ा उन्हें डिच किया। ये तो अमेरिकन हैं जिन्होंने वो हरकत करनी शुरू कर दी जो रोग एब्सोल्युटली। रेकलेस रजीम करते हैं। एब्सोल्युटली। जो इस वक्त आप डोनाल्ड ट्रंप का रवैया देख रहे हैं, अच्छा। देखें, अगर ये थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार करें, अपने ट्विटर की जगह वहाँ पे इतना बड़ा फॉरेन ऑफिस है बीन देयर, उसको मौका दें और डिप्लोमेटिक चैनल्स एंगेज करें, तो मुज़ाकरात जो है वो नतीजा हेज़ हो सकते नतीजा हैं। ख़ैज़ हो जी। सकते हैं। उस्मान साहब, मुझे ना इस मौके पे ये जो शिफ्ट है याद आ रहा है, 2024 ग़ालिबन वो साल था जब वो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बॉर्डर पे स्कर्मिशेस हुई थी। वहाँ से लेके पाकिस्तान ने जवाब देने से लेके और अब यहाँ के पाकिस्तान ने ईरान में तबाही रुकवाई है। ठीक है जनाब। बिल्कुल। इससे पहले कि हम इस्लामाबाद अकॉर्ड की भी ज़रा बात कर लें, क्योंकि अब चीज़ ये है कि इस्लामाबाद अकॉर्ड में बैठना है। अब्बास इराक़ची ने इस हवाले से पाकिस्तान का एक तो नाम लेके पाकिस्तान का एक बार फिर शुक्रिया अदा किया है, और अब्बास इराक़ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया भी अदा किया है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर ईरान के ख़िलाफ़ हमले रोक दिए जाए तो हमारी ताकतवर मुसल्लह फ़ौज भी अपनी दिफाई कार्रवाइयाँ बंद कर देंगी। और उन्होंने एक 10 पॉइंटर दिया है। नाउ गोइंग टुवर्ड्स दैट, आपने हुर्मुज़ खोलने का उन्होंने ऐलान किया और कहा कि 2 हफ्तों के लिए हम खोल रहे हैं। वो जो 10 नुकाती तजावीज़ पेश की गई हैं, अब वो क्या क्या हैं? ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के हक़ को तस्लीम किया जाए, ईरान पर लगाए गए तमाम पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, आइंदा किसी भी हमले के ख़िलाफ़ मजबूत ज़मानतें दी जाएँ। तो ये वो अहम चीज़ें हैं जो कि इसमें मौजूद हैं। नाउ सलमान, एक तो ये इस्लामाबाद अकॉर्ड वाली चीज़ मुझे बताइएगा, ग़ालिबन 10 तारीख़ है वो जो दी गई है, कौन कौन इसमें एक्सपेक्टेड है, और ये जो अकॉर्ड है और ये जो 10 पॉइंटर्स हैं, ये 10 पॉइंटर्स इस अकॉर्ड में रखे जाएंगे या फिर पहले इसको एक्सेप्ट किया जाएगा फिर होगा, ये किस तरह से होगा? जी बिल्कुल, अभी जो इस्लामाबाद में बातचीत होगी इस्लामाबाद अकॉर्ड के लिए इंशाअल्लाह, उसके अंदर अभी जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि जो दोनों ममालिक की जानिब से जो ख़ारजा उमूर के या दफ्तर ख़ारजा के लेवल के एक्सपर्ट्स हैं, अमेरिका में स्टेट डिपार्टमेंट और ईरानी वज़ारत ख़ारजा के हकाम या फिर जो उनके न्यूक्लियर नेगोशिएटर्स होते हैं, उनमें से कोई शख्सियात जो हैं वो आएँगी। अभी कोई ऑफ़िशियल वर्ड इसके ऊपर सामने नहीं आया। डेफ़िनिटली ये ईरान की बहुत बड़ी फ़तह है कि जो बातचीत होने जा रही है वो ईरान के 10 पॉइंट्स के ऊपर होने जा रही है, और ईरान के जो 10 पॉइंट्स हैं उनको सदर ट्रंप की जानिब से भी अपने जो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी उसके अंदर उसका ज़िक्र किया गया है। तो ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है, और इन जो पॉइंट्स हैं, जो 10 पॉइंट्स हैं, उसमें से क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या पॉइंट्स हैं जिसके जी। ऊपर दोनों फ़रीक मुत्तफ़िक होते हैं, और मज़ीद फ़र्दर क्या कुछ ऐड ऑन होता है, वही फिर इस्लामाबाद अकॉर्ड की शक्ल जो है वो ढाल जी। इख्तियार करेगा, और उसी के ऊपर बातचीत जो है वो मरकूज़ रहेगी। तो बुनियादी तौर पर यही 10 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर जंगबंदी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलना है, ईरान का जो पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम का मामला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम भी उसके हवाले से बात हुई थी कि ईरान गिव अप करने के लिए काफ़ी कुछ तैयार हो गया था, लेकिन फिर वही डिच करने वाली बात आ गई सामने, और जी उसके बाद फिर ईरान रिपैट्रिएशन का भी मुतालबा करता है कि जो उसके नुकसानात हुए हैं उनको उनका हर्जाना अदा किया जाए। और अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो 2 हफ्ते के लिए खोली गई है उसमें ईरान की जानिब से दावा किया गया है, जो उनकी ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है तस्नीम, उसका कहना है कि ईरान यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स लेगा, पैसे लेगा, ताकि जो ईरान के अंदर जंगबंदी के दौरान जो तामीर-ए-नौ का मामला है, उसके ऊपर पैसे जो है वो सही खर्च किए जाएँ। तो ईरान भी इस हवाले से हमें काफ़ी एक्टिविटीज़ करता दिखाई दे रहा है, लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद अकॉर्ड के अंदर दोनों ममालिक की जानिब से स्टेट डिपार्टमेंट, दफ्तर ख़ारजा के लेवल के माहिरीन होंगे, उनके ऑफिशियल्स होंगे, और उसके साथ-साथ जो 10 पॉइंट्स हैं, उनको एक अकॉर्ड की शक्ल देने की कोशिश की जाएगी। और उसके बाद जो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, सऊदी अरब है,
तुर्की है, मिस्र है, इन तमाम ममालिक के स्टेक्स भी इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर मौजूद हैं। तो उनकी तरफ से बेसिकली तो हम इसके अंदर आपकी याद रखें फैसिलिटेशन का किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान कुछ डिक्टेट नहीं कर रहा, जो ईरान के 10 पॉइंट्स हैं और जो अमेरिका दोनों Of course. मुल्कों के जो माहिरीन या दोनों मुल्कों के ऑफिशियल्स जब बैठेंगे उसके ऊपर होगी। लेकिन डेफिनेटली हमारे जो कंसर्न्स हैं वो हम ईरान के जरिए, अमेरिका के जरिए वो सामने लाए जाएंगे और उसके बाद फिर एक हतमी मुआहदा या इस्लामाबाद एकॉर्ड सामने आएगा जिसके ऊपर तमाम फरीक जिसमें सारे मुत्तफिक की होंगे। तो उसकी हद तक एब्सोल्युटली उनका इत्तेफाक भी होगा और ख़ास करके इस पे यूएसए का इत्तेफाक होगा, ईरान का इत्तेफाक होगा और देखना ये होगा कि इसराइल का इस पूरे मामले में क्या रोल रहता है। सलमान अवान, आपका, उस्मान वराई साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। प्रोसेस जारी रहेगा क्योंकि ये एक ऑन गोइंग डेवलपमेंट है, इस पर मजीद डिटेल्स आती रहेंगी, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेकफास्ट के। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। एंड एज वी आर स्पीकिंग, इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज रहा है। पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ वो दोनों वॉर बेलिजरेंट्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो तमाम क्योंकि पूरी दुनिया इस मामले में स्टेक होल्डर बन गई थी, क्योंकि जो एक लाइफ लाइन थी, वो एक एनर्जी फ्यूल लाइन थी, वो बंद हो गई थी। और वो खुलने से अब कितनी राहत मिलेगी पूरी दुनिया को, हम ऑलरेडी उसके समरात तो देख ही रहे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल नीचे आ गया, यूएस क्रूड ऑयल नीचे आ गया है। विद दैट पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो प्लस में जो है आज उसने स्टार्ट किया है। सो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ऑल अराउंड। हम वैसे तो सादिया पता है कि एज पॉलिसी पाकिस्तान में इंडियन चैनल्स जो हैं वो हम बैन है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉमेडी हम दिखाना नहीं चाहते अपने लोगों को। लेकिन कुछ जो स्निपेट्स हैं जो कि आप यू कैन गो ऑन वॉच ऑन एक्स एंड ऑल, इस वक्त हलक खुश्क, आंखें फटी हुई और हालत जो है वो बहुत ही ख़राब है। हमारे पड़ोस जो मुल्क है उसके तमाम तर सहाफ़ियों की, एंकर्स की किसी भी तरीके से मान नहीं पा रहे कि ये हो गया है, और अगर हो गया है तो बता नहीं पा रहे कि ये हो गया है, और बता भी पा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही कोई गम का माहौल है। मैं चाहूँगा कि हम अगर सुना सकें एक ऐसी चीज़ जो कि होने के बावजूद मान नहीं पा रहे हैं, मनाने की कोशिश करते हैं, दिखाइए ज़रा। अर्नब, इट हैज हैपेंड, हो चुका है ये कि वेल आपका लास्ट पार्ट का तो मैं नहीं पता, ड्रिंक्स वाला वो आपको पता होगा, लेकिन नाश्ता भी अम से होगा, खाना भी अम से होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो काम किया है उसके बाद इट्स नॉट यू क्वेश्चनिंग अस, इट्स वी क्वेश्चनिंग यू नाउ। वो आपके विश्व गुरु कहाँ हैं, वो जो यूक्रेन में वॉर रुकवा रहे थे, वो कहाँ है? वेयर इज ही नाउ? एंड वेयर इज एक्चुअली मैं तो जयशंकर साहब को भी ढूंढना पड़ेगा कि वो एक्चुअली अब कहाँ पर हैं, जो कि इससे पहले पाकिस्तान के किरदार के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे थे। और सबसे बड़ा कड़वा घूंट जो इस वक्त इंडियन मीडिया के लिए है वो ये है कि हर जगह हेडलाइन लगी हुई है कि एक बड़ी खबर आ गई है, सीज हो चुका है, लेकिन वो सीज फायर में पाकिस्तान का नाम काटना भी चाहे तो नहीं काट पा रहे हैं, हो नहीं सकेगा। हम ले रहे हैं ब्रेक, करेंगे हम इंजॉय। वेलकम बैक अगैन। हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब अब हम बात करने जा रहे हैं PSL की, वो मैदान जो कि अब कराची में सजने जा रहा है। आज वैसे तो पेशावर और हैदराबाद का मैच है, बट वी आर हैप्पी कि कराची का वेदर अच्छा है। एंड व्हाट इज दैट यू वांट टू से? मैं चाह रहा हूँ कि इस अच्छे मौके पे कि जब हम इतना अच्छा कर रहे हैं दुनिया में, भाई आज PCB जो है वो खुशखबरी दे दे क्राउड की कि आज से क्राउड अलाउड है। आप वाह। देखें, मतलब कि साथ ही आपको याद है पिछले साल जब हम वी आर डूइंग द PSL शो, और वो इंडिया ने जो किया था, फिर इंडिया को हम के साथ हमने जो किया था, तो उससे पहले क्राउड इतना आ नहीं रहा था, ये सारी चीजें। उसके बाद जो क्राउड आया है, तो यही तो है तरीका रूठे शायकीन को मनाने का, खास तौर पे कराची में। जैसे कराची वालों, आप PSL देखने नहीं आते ना, तो दुनिया ने सोचा कि चलो जंग कराते हैं,
शायद इसी को देख के जो है कराची वाले ग्राउंड में आ जाए। Well, jokes apart, but Jokes it's a apart, nice time. ऐसा होना Yeah, नहीं it's a चाहिए। nice time. Yeah, jokes Yes, apart, why लेकिन ये not? बहुत अच्छा टाइम है कि अगर पीसीबी खास करके कराची में जो लेग शुरू हो रहा है उसमें अगर क्राउड को अलाउ कर देते हैं और फिर आगे के जितने भी मैचेस हैं लोगों के लिए वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वो क्राउड नजर आएगा, मोमेंटम बढ़ता है, मैच आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं, मेरे ख्याल में प्लेयर्स भी और ज़्यादा इंजॉय करेंगे। वेल, थोड़ा सा पीएसएल के आज के मैच की भी बात कर लेते हैं। फैसल, व्हाट डू यू थिंक, हु कैन पॉसिबली give us surprise today from Hyderabad, because obviously हर किसी की उम्मीद हैदराबाद से दम तोड़ नहीं, मैं गई है। बताता हूँ। Nobody is really looking forward towards Hyderabad. Everybody is thinking कि आज पेशावर ने जीत ही नहीं, जाना नहीं, है। मैं बता, हैदराबाद की तरफ से जो सरप्राइज देंगे वो खुद पूरी की पूरी हैदराबाद की टीम है, अगर वो जीते। अगर वो जीते तो। वरना तो और तो मुझे नहीं लगता मौला मारे तो मौला नहीं मर्दा वाली सिचुएशन है। Yeah. हैदराबाद सिर्फ एक प्लेयर पे अब नहीं हो सकती कि कोई आया होगा एक ब्लाइंडर खेल ले, क्योंकि कुछ टीमें हैं जिनमें हैदराबाद है और पिंडीज है, ये बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल है, क्योंकि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कोई शुरू ही नहीं किया है मैच जीतना। तो फिर आप और लेकिन हैदराबाद के जो कप्तान हैं उन्होंने भी इस चीज़ का इजहार किया है कि जी हो सकता है कि शहर बदलने से शायद हमारी किस्मत बदल जाए। वेल, देखना है कि बदलती है या नहीं, लेकिन आज सब के सब जो हैं वो उनकी नज़रें होंगी पेशावर ज़ल्मी। और अगर बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी तो किस पे नज़रें होंगी? बाबर आजम। Exactly. Everybody will be looking forward to बाबर आजम। और मेरे ख्याल में इस पीएसएल में हर कोई ये भी उम्मीद कर रहा है कि बाबर की फॉर्म दोबारा वापस आ जाए, सो दैट फिर आगे जो इंटरनेशनल मैचेस हैं हमें उनमें भी उनकी परफॉर्मेंस, वो कॉन्फिडेंस बेसिकली रिटर्न हो जाए, देखने को मिले। आई हैव अ फीलिंग कि ये भी हो सकता है कि इतना बड़ा गैप मिल गया है पेशावर ज़ल्मी को, Hyderabad might be able to give any surprises to Peshawar Zalmi, और at least हमें मज़ा आएगा अगर टफ मैच होगा, even if they don't manage to win this match। लेकिन PSL में अगर 1 से 2, इससे पहले भी हमने देखा है कि टीम जो 1 से 2 टीमें नहीं चल रही होती थी तो आपको काइंड ऑफ अ सैडनेस होने लगती है, बिकॉज बड़ा प्रिडिक्टेबल हो जाता है आपके लिए पूरा का पूरा लीग। सो अगर हैदराबाद और पिंडी थोड़े से अपने सॉक्स पुल करें तो मज़ा आएगा, ताकि आप पहले से आज हम डिसाइड करके बैठे कि पेशावर जीत जाएगा, ये सिचुएशन नहीं होनी। लेकिन बॉस जस्ट वन लास्ट थिंग एंड दैट इज के जो एक फैन है ना इनसाइड, वो ये कह रहा है कि देखें भाई बाबर आजम साहब के दुनिया में जंग भी हो गई, अमन भी हो गया, आबना हुर्मुज़ भी खुल गई, अब एक सेंचुरी भी आ जाए तो कैसा है? हाँ लेकिन यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुली अभी। खैर चलें आगे बढ़ते हैं और लेट्स गो टू अ सीरियस टॉपिक रादर। और कल हमने इस पे बात की थी मंकी पॉक्स की, ऑल्दो के हमें कल जो है हमारे साथ कमिश्नर भी मौजूद थे और उन्होंने भी खैरपुर में ये कहा कि ऐसी कोई सीरियस सिचुएशन नहीं है, बट अब उसकी तहकीक और तस्दीक जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हेल्थ इमरजेंसी का निफाज जो है वो तो किया नहीं गया है, बट सिचुएशन वैसी बनती जा रही है। और केसेस की तस्दीक के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जो NIUC है वो बंद कर दिया गया है। वो इसी वजह से बंद किया गया है क्योंकि जो गफलत थी वो आई है, और इसी के साथ कराची में भी मंकी पॉक्स का एक केस जो है वो सामने आया। बिल्कुल, और इसी बात की निशानदेही है कि वायरस अब सिर्फ एक ज़िले तक महदूद नहीं है बल्कि वो फैल रहा है। अब हंगामी बुनियादों पर इक़दामात हुकूमत की जानिब से तेज़ कर दिए गए हैं, खासकर अस्पतालों में जो M-Pox है उसका रिस्पॉन्स यूनिट बना दिया गया है। विदिन 24 आवर्स जो है आप अपनी इंफॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं। मरियम हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर बात कर लेते हैं। मरियम, अब के बाद सुबह सिंध ने तमाम ही अस्पतालों में हाई अलर्ट जो है वो करार दे दी गई है, और उसके साथ साथ तमाम ही सरकारी जितने भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं वहाँ पर M-Pox के वार्ड जो है मुख्तस करने का भी ऐलान किया गया है। इस वक्त आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी एक पेशेंट जो है वो इस वक्त ज़ेर इलाज है। M-Pox बेसिकली क्या है और किस कदर फैटल या किस कदर कंटीजियस डिजीज़ है, ये हम जान लेते हैं डॉक्टर फातिमा मीर से, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सपर्ट भी हैं और उसके साथ साथ प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट भी हैं। इस वक्त हमारे साथ फातिमा मीर साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर फातिमा मीर, बहुत शुक्रिया आपने बोल को वक्त दिया। बेसिकली क्या है M-Pox, क्या लोगों को परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहर में जो पेरेंट्स हैं, जो लोग हैं, उनमें बहुत हद तक पैनिक जो है नज़र आ रहा है। M-Pox क्या है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? सो M-Pox एक वायरल इन्फेक्शन है जिसकी अभी पाकिस्तान के अंदर कोई क्योर नहीं है। इसकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ये चिकन पॉक्स फैमिली को ये वायरस बिलोंग करता है। चिकन पॉक्स की तरह के इसके
सॉलिड किस्म के दाने निकलते हैं। शुरू में ज़रा सॉलिड से होते हैं, उनमें थोड़ी सी एक डिप होती है और उसको हमारी ज़बान में कहते हैं अम्ब्लिकेटेड, नाव की तरह एक डिप्रेशन होती है उन दानों के अंदर और ये दाने बनते हैं। ये स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स फैमिली का एक वायरस है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए वो ये है, बीमारी शुरू कैसे होती है? बीमारी शुरू एक सादे वायरल इन्फेक्शन की तरह होती है। सर दर्द, बुखार, दुखना, निढाल होना और फिर इवेंचुअली गुदूद बढ़ जाते हैं जो कि लिम्फ नोड्स होते हैं और साथ में रैश बॉडी के ऊपर निकलता है। रैश 2 से 4 हफ्ते रह के ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल चिकन पॉक्स की तरह। जब दाने बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं और बिल्कुल उनमें पानी नहीं रहता तो फिर आप दूसरे को इन्फेक्ट करना बंद कर देते हैं। एक बंदे से दूसरे बंदे को कैसे स्प्रेड करता है? नाक की सिक्रीशंस, मुंह की सिक्रीशंस, टच करने, वो दाने टच करने से तो कांटेक्ट से, और इनहेल करने से वो वाला जो वैक्सीन, वो वायरस है, वो आप दूसरे बंदे से ले सकते हैं। तो हाईली कंटेजियस है क्योंकि कांटेक्ट से भी होता है, टच करने से भी होता है और साथ में इनहेलेशन से भी होता है। इसलिए ये जल्दी एक से दूसरे बंदे को स्प्रेड करता है। समझिए अगर आप अस्पताल के अंदर हैं और अस्पताल के अंदर आप किसी और बीमारी के लिए गए हुए हैं और वहाँ पर कोई बच्चा है जिसकी रैश नहीं निकली और हमें नहीं पता उसको एमपॉक्स है, तो वो बच्चा इवन दो अर्ली फेजेस ऑफ एमपॉक्स में होगा, उससे दूसरा बच्चा कांटेक्ट में आके या उससे इनहेल करके वो घर जाके उसके पास वो रैश निकल सकता है। अभी के लिए इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सिंध में पिछले साल मेरा ख्याल है 2 केसेस रिपोर्टेड थे और वो बड़ी उम्र के लोगों के अंदर थे। केपी के अंदर पिछले साल कोई अबाउट 26 केसेस रिपोर्टेड थे। ये जनरली वो लोग थे जो ट्रैवल करके बाहर से आए थे। अब अभी के लिए ये पहली दफ़ा है कि बहुत छोटी उम्र के बच्चे, नौज़ायदा बच्चे जो हैं, वो ज़रा इन्फेक्ट हुए हैं। ये वो उम्र है जो बच्चा जो है थोड़ा-सा वल्नरेबल होता है, उसकी इम्यूनिटी पुअर होती है और वो वज़न में कम होता है या वो कमज़ोर किसी और तरीके से होता है और अगर वो एक्सपोज़ हो जाए तो उसको एमपॉक्स ज़रा बुरे तरीके से निकलता है। अच्छा, वैसे एमपॉक्स का कोई एज़ सच इलाज नहीं है, लेकिन से अगर उससे निमोनिया हुआ है तो निमोनिया के लिए ऑक्सीजन देना है, से उससे बहुत एक तकलीफ़ दे लिम्फ नोड्स बढ़ते हैं और दर्द की हमने सपोर्ट करनी होती है और इसके अलावा स्किन की सफाई ताकि स्किन के ऊपर इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा अगर बच्चों की अपनी कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ट्रीट करना अच्छा पड़ता डॉक्टर है। साहब, कितना फैटल है ये? क्या ये फैटल है? क्या टेंशन लेने की बात है? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी डिजीजेस ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, जी। चिकन पॉक्स, मम्स एंड ऑल, उनकी हमारे पास वैक्सीन्स मौजूद हैं। व्हाट अबाउट एम पॉक्स? सो एमपॉक्स क्योंकि एंडेमिक नहीं है पाकिस्तान में और उसकी बहुत हाई बर्डन नहीं है, अगर हुआ है कभी तो एडल्ट्स की वजह से ही एक छोटी सी एक पॉइंट आउटब्रेक हुई है जो कि ख़त्म हो गई है खुद ही जब हमने उस बंदे को आइसोलेट किया। सो इसलिए इसकी वैक्सीन ईपीआई के अंदर बच्चों के लिए तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है और वैसे भी अवेलेबल नहीं है। एक एंटीवायरल दवाई है, टिकोविरमेट है, और वो भी अवेलेबल नहीं है अभी पाकिस्तान में, जस्ट बिकॉज बर्डन ही नहीं है। कभी कभार ये इस तरह स्पोरेडिक केसेस आ जाते हैं। जो आप सवाल कर रही थी कि फेटल है कि नहीं है, सो एमपॉक्स वैसे एक सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है, आती है 2 से 4 हफ्तों के लिए, बच्चे को तंग करती है, बड़ों को तंग करती है और फिर ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, सेल्फ रिजॉल्विंग है, ठीक है। लेकिन अगर किसी और वजह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, अगर अगर वो बंदा जो है उम्र के हिसाब से एक्सट्रीम्स ऑफ एज के ऊपर है, प्रेगनेंसी है, ये वो सारी चीज़ें जो आपको इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, तो इन केसेस में डिससेमिनेटेड या बहुत ही सवियर फॉर्म ऑफ डिजीज़ एंटिसिपेट हो सकती है जिसमें मेनिंजाइटिस या इनकेफेलाइटिस वाली कंडीशन होती है और इसमें मोर्टालिटी ज़्यादा है। नौज़ायदा बच्चा क्योंकि बहुत वल्नरेबल होता है इसलिए उसको इवन स्किन की सिर्फ मैनिफेस्टेशन जो है उसमें बच्चे की डेथ होने के चांसेस हैं। यकीनन इसकी वाहिद जो एहतियात बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि किसी भी शख्स में अगर अलामात पाई जाएँ तो वो फ़ौरी तौर पर उसको आइसोलेट किया जाए, घर वाले फ़ौरी तौर पर उसको निजी या करीबी अस्पताल लेकर जाएँ ताकि उसकी डायग्नोसिस जो है वो हो सके। ऐसे अफराद से को जो है वो आइसोलेट रखा जाए और उनसे डिस्टेंस जो है बरकरार रखा जाए ताकि घर के दीगर अफराद जो हैं वो इस मर्ज़ में मुब्तला होने से बच सकें। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया मरियम हसन। वी आर रियली होपिंग कि ये जो है फैले नहीं मज़ीद और हुकूमत स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन इसके ऊपर लेती रहे। यहाँ पर ले रहे हैं ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहें। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद और दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी उसकी जानिब अब हम दोबारा चलते हैं एंड दैट इज़ पाकिस्तान मीडिएटिंग। और वो जो तकरीबन महीने को होने को आई थी जंग, बिल आखिर वो जो है उसके लिए 2 हफ्ते की जंगबंदी तो हुई है। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 2 हफ्ते की जंगबंदी
इज द फर्स्ट स्टेप। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका जिस दलदल में फंस गया था, जितनी बुरी तरीके से एनसर्कल हो गया था, वो सेफ एग्जिट उसको एक तरह से मिला है। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। जमील अहमद खान, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो एज पाकिस्तानीज हमें एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए कि हमने दुनिया के बदलते मंजरनामे में एक बहुत ही अहम और कलीदी किरदार अदा किया है। जब डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि ये कलीदी किरदार हुआ है, लेकिन इस किरदार के पीछे वो कौन सी काविशें हैं, वो कौन सी मेहनतें हैं, वो कौन से दिमाग हैं जिन्होंने काम किया है, अहले वतन के तमाम अफराद को इसका भी इल्म होना चाहिए। और मैं उसको 2 मिनट में अहाता कर देता हूँ। और यकीनन ये एक पूरे हमारे जितने भी अहले वतन हैं उनके लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि मुझे मालूम है कि अहले वतन मखदूश मईशत से हमेशा परेशान रहे हैं, कोई भी कौम। लेकिन ये मखदूश मईशत इसका एक तसलसल है कई दहाइयों से, जिसकी वजह से ये नहज पे पहुंची है। और अब ये जो आपको कामयाबी मिली है, जो कि तारीख साज कामयाबी है, तारीख में ऐसी कामयाबी कभी सुना है तारीख में, कोई लिखा गया है कभी तारीख में कि दुनिया के मजबूत तरीन मुल्क के मजबूत तरीन कमांडर इन चीफ जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, वो आखिरी धमकी लगा चुका हो कि तहजीब ख़त्म हो जाएगी। उसका मतलब है कौम ख़त्म हो जाएगी, उसका मतलब है कि ईरान को ख़त्म किया जा सकता है, और वो जौहरी ताकत से। उसके अलावा और कोई तरीका तो नहीं है कि आप हथियारों से और जहाज़ों से और बंदूकों से किसी पूरी कौम को 90 मिलियन की कौम को ख़त्म कर दें। ऐसी सूरत में पाकिस्तान का उभरना, क्या वजह है कि पूरे दुनिया में पाकिस्तान हर चैनल और हर अखबार की इस वक्त सर फहरिस्त और उसमें उसकी शह सुर्खियों में है, हर शख्स की ज़ुबान पर है दुनिया के। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, जैसा कि मैं बता रहा था कि वो महरक़ात है, वो उसकी पस मंज़र है जिसमें चंद दिमागों ने, और पाकिस्तान ऑफ कोर्स जिन जिन दिन दिमाग ने काम किया है उसमें सर फहरिस्त जो इस वक्त नज़र आए हमें, वाइट हाउस की दौरे से लेकर और वाइट हाउस के डिनर से लेकर और वाइट हाउस में ओवल ऑफिस की जब सैर कराई गई उससे लेकर, और उसके बाद बतदरीज जो अस्करी क़यादत के सरबराह जिसका के नाम फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर है, उसने मिलिट्री डिप्लोमेसी जो की। और मिलिट्री डिप्लोमेसी में बताता चलूँ, ये किताबों में लिखा हुआ है, ये हमें पढ़ाया जाता है कि जो बाकी तरीक़ाकार है डिप्लोमेसी की, वो तमाम के तमाम ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को तक़वियत पहुँचाने के लिए होता है। आपने कहा कि पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में, किताबों में पढ़ाया जाएगा कि मिलिट्री डिप्लोमेसी अगर मुतहर्रिक हो जाए और उसके सही समत में उसका इस्तेमाल किया जाए, तो वो दुनिया की तहजीब और जो फना होने वाली थी या फना होने की जिसको धमकी दे दी गई थी, उसको बचा सकता है। राइट। और किसी भी मुल्क की फोर्स के अंदर, जमील साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप, और किसी भी मुल्क की फोर्स के अंदर अगर स्ट्रेटेजिक सेंस हो तो इससे बेहतर बात किसी भी मुल्क के लिए हो नहीं सकती, जो कि हमारी इस इस्टेब्लिशमेंट में हमें नज़र भी आती है। जमील साहब, सुबह से हम इस मामले पर बात कर रहे हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ हम इस मुहाइदे की जानिब, जो कि मुमकिन तौर पर अब किसी एक स्टेप अहेड जाएगा, उस पर लेना चाह रहे हैं। ये जो ईरान के 10 निकात हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप रिसीव कर चुके हैं, क्या लगता है किस हद तक इस पर बात बन सकती है? देखिए, 10 निकात उसका मुकाबला किया जाए 15 निकात से। 15 निकात भी तो दिए हैं ना डोनाल्ड ट्रंप ने। ज़ाहिर है 15 निकात एक तरफ और 10 निकात दूसरी तरफ। अब जो इसी हफ्ते, जैसा कि टाइम बता रहा है खबर, कि इसी हफ्ते जेडी वैंस और उनके साथ उनकी टीम, कुशनर और जो विटकॉफ हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान में। और इस्लामाबाद एकॉर्ड जो है, जो इंशाल्लाह साइन होगा इन्हीं मराहिल में, और ईरानी टीम भी आएगी। तो यकीनन वो यही 10 पॉइंट और 15 पॉइंट पर गुफ्तगू होगी आगे। मैं इस पर अपना तजिया देता चलता हूँ कि वो 15 पॉइंट जो है, दर हकीकत वो पॉइंट 4 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसमें अव्वल तो ये कि जो पहले 6 पॉइंट है, 8 पॉइंट, उसमें से 6 पॉइंट वो सिर्फ जौहरी की बात कर रहे हैं, जौहरी क़ुव्वत की,
उसकी अफजूदगी बंद करना है, वो 450 जो 60% जौहरी अफजूदा शुदा मटीरियल है उसके बारे में बात की जा रही है, और ये बात की जा रही है कि आइंदा ईरान गारंटी दे के वो जौहरी हथियार नहीं मंगाएगा। तो इस तरह की बातें पहले 6 पॉइंट्स में, उसको मैं एक पॉइंट, एक बड़े सेट का सबसेट कहता हूँ उसको मैं। और उसके बाद फिर दोबारा मिसाइल की बात आती है, उसमें 3 जगह पर मिसाइल की बात की जा रही है, उसको एक मानना चाहिए। तो इसका मतलब 1 और 1 2 हो गए। बाकी कि वो प्रॉक्सी की बात कर रहे हैं वो 3 मान लेते हैं। एक और पॉइंट उनका है, तो 4 पॉइंट अमेरिका के दर हकीकत में हैं, वो गुफ्तगू उस पर हो सकती है। और ये जो 10 पॉइंट ईरान ने भी दिए हैं, तो इसको अगर सेट और सबसेट में डिवाइड किया जाए तो ये 3-4 पॉइंट से ज़्यादा नहीं है। वो हैं क्या? कहते हैं ईरान और लबनान और यमन में जंग का मुकम्मल खात्मा। जाहिर है जब ईरान में जंग ख़त्म होगी तो वो हूती और इराक और लेबनान में वो तो हमला नहीं करेंगे। लेबनान की बात थोड़ी दूसरी आ जाती है, क्योंकि इजराइल तो वो अपने ग्रेटर इजराइल के चक्कर में लेबनान के अंदर पहले भी दाखिल हुआ, उसने कोई ज़मीन कब्जा कर ली और अब भी उसमें मजीद ज़मीन कब्जा कर रहा है। और बहाना उसको ये है कि वो हिजबुल्लाह को कमर तोड़ रहा है, और पहले क्लेम कर चुका है कि हिजबुल्लाह को तो हमने ख़त्म कर दिया। और अब बात ये आती है कि दूसरा मामला है कि ईरान के खिलाफ जंग को मुकम्मल और मुस्तकिल खात्मा। अभी तो उसमें एक पॉज आया है, इसी पर तो बात होगी मुकम्मल खात्मे के लिए, उसके खदोखाल के लिए कि क्या गारंटी दी जाएगी, ईरान को क्या करना है, यही 10 पॉइंट है। और अमेरिका को क्या करना है, वही 15 पॉइंट है। अमेरिका के पीछे तो इजराइल छुपा भी हुआ है, क्योंकि इजराइल के भी वही उस 15 पॉइंट में उसकी भी शरारत शामिल होगी कि कहाँ उसमें स्पैनर डाला जाए और कहाँ उसको सैबोटाज किया जाए। फिर वो कहते हैं कि पूरे खिते में तमाम तनाज़ात का इख्तिताम पूरी दुनिया चाहती है कि खिते में तनाज़ात ना हो, तो ईरान ने कोई नई बात तो नहीं कह दी कि खिते में तनाज़ात जो है उसको ख़त्म किया जाए। अब नया हरमुज़ को दोबारा खोलना, ईरान तो पहले उसको खोल देगा, उसको कोई मसला नहीं है। पहले भी वो कहता था कि मैं तो सिर्फ उन जहाज़ों को रोकूंगा जो जहाज़ दुश्मनों से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके अलावा तो यानी अगर जहाज़ों को छोड़ रहा था। अगर आपकी गुफ्तगू को समझ मैं इसका पोस्टमार्टम कर रहा हूँ आपके सामने। जो 10 है, एक एक चीज़ को मैं जो जहन में मेरे है पढ़ के आपको मैं ये बता रहा हूँ। और अब नए हरमुज़ में महफूज और आज़ादाना बहरी गुजरगाह के लिए प्रोटोकॉल और शराइत, तो ये ईरान ने कौन सी नई बात कर दी? ईरान वही कह रहा है जो इंटरनेशनल कानून में मौजूद है। इंटरनेशनल जो है जिसमें यूनाइटेड नेशन लॉज ऑफ हाई सीज हैं, उसका आर्टिकल 17 कोई भी गूगल करके हमारे इस वक्त जो नाजरीन देख रहे हैं वो देख लें, उसमें दिया हुआ है कि किस तरह इनोसेंट पैसेज जो शिप्स होते हैं उनको किस तरह इजाज़त दी जाती है। और उसमें बहरहाल सारा तरीका है, उसका 19 नंबर आर्टिकल इसी कानून का है अक़वाम मुत्तहिदा के, उसमें दिया हुआ है कि अगर कोई हॉस्टाइल कंट्री का जहाज़ गुजरता है तो उसके लिए रेगुलेट आर्टिकल 24 में करेगा। तो ये मैंने इसलिए बता दिया कि इस वक्त सुबह का टाइम है, आपके नाजरीन इंटरेस्टेड होंगे कि भैया ईरान ने जो बात की था ये बहुत एंड बिल्कुल कायदे तरीके के मुताबिक एक्सेप्ट हो जाएगी। इसमें मुझे कोई मेरी डिप्लोमेटिक तजर्बे में महसूस होता है कि नेगोशिएशन के बाद ये हो सकता है। हाँ, एक मुश्किल काम है, ईरान कहता है कि हमें अखराजात दो, जितना भी आपने हमारा नुकसान किया है, जाहिर है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर का हुआ है। इस पर भी बात पाकिस्तान जब बीच में पड़ेगा, दूसरे ममालिक पड़ेंगे, तो अखराजात के बजाय उनके अगर एसेट्स जो जमा है अमेरिका में, मेरा अपना तजिया ये है कि वो एसेट्स रिलीज़ हो जाएंगे और ईरान के आंसू इसमें धुल जाएंगी। अगर ऐसे उनको कॉम्पनसेट ना भी किया गया तो ये कम से कम हो सकता है। इसी तरह 2-3 और जो पॉइंट्स हैं वो उसको ईरान बड़ी आसानी से उसको उस पे अपनी लचक दिखला सकता है। क्या अमेरिका लचक दिखलाएगा? अमेरिका ने तो पॉइंट्स बनाए इसी तरीके से हैं कि जो पहले मैंने बताया कि 6 पॉइंट जौहरी लिहाज से वो ईरान पहले उसको मानता है। ईरान कहता है कि जी JCPOA पे जिस तरह 3.67 था, अफसूदगी हम उसको कर लेते हैं, 450 जो kg हमारा है पड़ा हुआ उसको हम दे देते हैं IAEA के सुपरविजन में। वैसे तो उसको रशिया ने भी कहा था कि हम कर लेते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब डायलॉग शुरू होगा तभी नतीजा निकलेगा ना। और मैंने इसलिए आपके नाज़रीन के लिए थोड़ा सहल करके बता दिया, ये चीज़ें डिबेट में और डिस्कशन में तय बड़े आसानी से हो सकती हैं। तो ठीक है डॉक्टर साहब, तो आपने कहा कि देखिए ये वो सारी चीज़ें जिस पर अमेरिका ईरान मान सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका को जो इंस्टिगेट कर रहा था इसराइल, इससे पहले भी जब मुज़ाकरात हो रहे थे उनको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा था इसराइल।
भाई वो मानता है या नहीं मानता है, उसके जो है वो रिंग द कैट विल बेल द कैट। चले मैं थोड़ा इसको आसान ज़ुबान में बोलिए। समझाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि नॉन उसको डिप्लोमेटिक तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि ना समझाऊँ, लेकिन आज खुशी का मौका है, इसको ज़रा एक आम ज़ुबान में भी समझा दिया जाता है। इसराइल के हवाले से जब अमेरिका एक चीज़ को फैसला कर ले, ये हकीकत है कि वहाँ अमेरिका में इसराइली लॉबी बड़ी फ़ाल है और फैसलों पर काफ़ी ज़्यादा हद तक असरअंदाज होती है। लेकिन अगर जिस तरह अमेरिका मान गया है इसको पॉज़ देने में और 2 हफ्ते के लिए, तो फिर इज़राइल क्या पिद्दी का शोरबा, इज़राइल की हैसियत क्या है, ये तमाम जितने भी 1.6 बिलियन मुसलमान अगर पानी की एक डेढ़ लीटर की बोतल जाके अगर वहाँ से गोलान हाइट्स से गिरा दें तो उनका तो इज़राइल डूब जाएगा। तो ये इज़राइल सिर्फ इसी बलबूते पे, ये मैंने मुहावरतन इसलिए बात की है कि इज़राइल तो किसके बलबूते पर जी रहा है, वो अमेरिका है। और अमेरिका में इज़राइल की लॉबी ये मानना पड़ेगा कि बहुत ही फ़ाल है, जिसकी वजह से उनके ऊपर मुसल्लत रहता है, उनके फैसलों पर मुसल्लत रहता है। और इसीलिए कांग्रेसमैन वहाँ के और उनके वहाँ के दानिश्वर कहते हैं, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट जेफरी सेच जैसे और जानवीर शैमर जैसे, वो कहते हैं कि जी अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है या अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी जो है उस पर तो हावी है इज़राइल। तो ये हकीकत है, इसको बिल्कुल जानना चाहिए कि इज़राइल इसमें स्पॉयलर का काम कर सकता है, लेकिन अमेरिका पे इस दफ़ा प्रेशर बहुत पड़ा है। जी। अमेरिका पर आवाम का भी प्रेशर पड़ा है, अमेरिका पर अपने रिपब्लिकन का प्रेशर अमेरिका के सदर पे पड़ रहा है। तो इसलिए कभी उम्मीद है कि अवाम और जो कांग्रेस का प्रेशर है उसकी वजह से ये प्रेशर जो इजरायली लॉबी का है मद्धम हो जाए, और इसकी मद्धम होने से कुछ इस खित्ते में कुछ अरसे के लिए इजराइल मानेगा तो नहीं, कुछ हिस्से के लिए सुकून आ जाए उसमें, जब तक कि इस खित्ते के बाकी जो ममालिक हैं वो अपने अपने तवज्जो को मरकूज करके अपनी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं कि इस जो इजराइल एक यहाँ शैतानी चरखा है उसको जी। किस तरह कन्विंस किया जाए कि बस जिंदा रहो और जिंदा रहने दो। राइट। जी 60% यूरेनियम इनरिचमेंट की आपने बात की। ऑफ कोर्स ये सब इससे यूएस का तो जितना बड़ा कंसर्न है उससे ज़्यादा इसराइल का भी ये कंसर्न है। पॉइंट इज़, ईरान के लिए इसराइल का ये कंसर्न उस वक्त से है जब ईरान के पास ये 60% इनरिचमेंट नहीं थी यूरेनियम की, उस वक्त से था। मुझे और मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा एक बड़ी तादाद में आवाम है जिनको ये डर है कि ईरान वंस डिसाइड्स टू गिव अप देयर यूरेनियम इनरिचमेंट, इसराइल के पास वो पावर आ जाएगी जिसने उसको रोका हुआ है फिलवक्त ईरान को डायरेक्टली अटैक करने पर, और वो हमें लगता है कि ये खतरा बन सकता है ईरान के लिए। सो ईरान, यू थिंक कि वो जो बार बार बात कर रहा है कि हमारे ऊपर दोबारा हमला नहीं होना चाहिए, मेक श्योर करें ऐसा नहीं होगा, दुनिया क्या उसको इंश्योर करवा सकती है? इससे पहले यूएस ने कितने ममालिक को डिच किया है? जी हाँ, काफ़ी ममालिक को लिख किया है, इसीलिए वो जो फुकदान है इस वक्त वो ट्रस्ट का फुकदान है, भरोसे का फुकदान है कि बार बार ईरान का ट्रस्ट तोड़ा गया है। लेकिन आप बात कर रही हैं इसराइल की, ये 60% यूरेनियम की। ईरान तो उनका फतवा अभी भी फाल है, रहबर जो शहीद हो गए हैं, कि उन्होंने वेपन नहीं बनाना, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि आप ये दुरुस्त फरमा रही हैं कि अगर आप 2015 की बात करें, जब ये साइन हुआ था P5+1 ममालिक ने पढ़कर JCPOA यानी कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये वो है जिसको हम आम फहम में कहते हैं कि न्यूक्लियर अकॉर्ड। जो न्यूक्लियर अकॉर्ड साइन हुआ था उसमें यह, और उससे पहले इजराइल अपने सॉवरन हक को, इजराइल दुनिया के दिए हुए कानून के मुताबिक 3.7 का ही उसने कहा कि ठीक है हम 3.7 से आगे नहीं बढ़ेंगे। ये अमेरिका है जो इजराइल के कहने पर उसने उस एग्रीमेंट को फाड़ के फेंक दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। और जब ख़त्म कर दिया तो तो ईरान आज़ाद हो गया कि अपनी इनरिचमेंट बढ़ा सके। ईरान इनरिचमेंट बढ़ा गया, 60% हो गई। 60 से 90% साइंसदान कहते हैं कि एक हफ्ते में आप 60 से 90% तक ले जा सकते हैं। और यही वो ख़तरा है इजराइल को, और इजराइल इसी पर मातम करता रहा है कि हम तो कह रहे थे कि भाई 3.6% न बनाने दो आप,
ईरान को इजाज़त ही ना दो, ये JCPOA न करो, ताकि ईरान में वो कैपेसिटी ना हो सके कि वो उससे ज़्यादा अफजूगी कर सके। तो अब रहा सवाल के 60% जो है, ईरान इस हद तक लचक उसने दिखलाई कि ठीक है 60% आप ये ईए के कब्जे में दे दें, जैसे पिछली जो 28 फरवरी से पहले जो सिलसिला तकरीबन जिस पे राजीनामा हो गया था। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं कि इज़राइल के पास एक तलवार भी ना हो, एक चाकू भी ना हो इसके ईरान के पास, और इज़राइल चाहता है कि जी अब आप बिल्कुल ठीक है, आप जो है वो मिसाइल भी खत्म करें अपना, वो ईरान नहीं कर सकता, ये वो एक ईरान का एक्सेप्टेबल ज़ाहिर सी बात अपना है, सब। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन जस्ट वन और मैं चाहूँगा आपसे, अगर आज आपके पास डॉक्टर साहब एक अपॉर्चुनिटी हो टू प्रिंट अ हेडलाइन, वो क्या होगी? पाकिस्तान द ग्लोबल पीस मेकर, या फिर पाकिस्तान द रीजनल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, या फिर पाकिस्तान द ग्लोबल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर? चूज वन प्लीज। ग्लोबल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, क्योंकि उसने तहजीब को फना होने से बचा लिया। ब्रिलियंट, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और आपने बिल्कुल कही कि गुज़िश्ता रात जो बात हुई थी कि तहजीब को हम ख़त्म कर देंगे, तहजीब नहीं, इंसान फना हो जाते हैं, तहजीब बाकी रहती है। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। और जैसे जैसे हम दिन अब निकलता जा रहा है, नई डेवलपमेंट सामने आती जा रही हैं, बट द थिंग इज़ कि पाकिस्तान हैज़ पुल्ड ऑफ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़ाहिर शाह शिराज़ी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। हमने देखा ओवरनाइट जो है क्या ज़बरदस्त पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली अपने कार्ड्स प्ले किए हैं, और इट वाज नॉट ओनली प्लेइंग कार्ड्स, लेकिन पाकिस्तान भी इससे अफेक्ट होना ही था अगर ये मज़ीद प्रोलॉन्ग होती चीज़। पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये कि अपनी आप को सेफ रखते हुए ये प्ले अराउंड किया है, बल्कि पाकिस्तान का इसमें मीडिएशन, इसमें रीजनल पार्ट्स, ग्लोबल पार्ट्स का पाकिस्तान का साथ होना, ये इस बात की गमाज़ी करता है कि पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है। हमने कैसे मैनेज किया ज़ाहिर भाई ये सारा पुल ऑफ करना, ज़रा ये तो बताएं। देखिए फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया, और पहले आपको और आपकी तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम और गुड मॉर्निंग। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त इस खत्ते के अंदर जितने ममालिक हैं, या तो वो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं या वो कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा हैं। चाहे मिडल ईस्टर्न ममालिक हैं, वो इन वन वे या द अदर, या वो ईरान पर हमलों में जो है ना अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहे हैं, या दूसरी सूरत में ईरान की जानिब से उन पे हमले हो रहे हैं, और वो स्टेक होल्डर्स नहीं बल्कि वो इस जंग का हिस्सा समझे जा रहे हैं। और यही वजह है कि ईरान का ट्रस्ट जो है ना वो शायद इन लोगों पे नहीं है। चाहे वो सऊदी अरब था, कतर था, बेशक ताल्लुकात उनके बेहतर हैं, लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से ये आखिरी हमला हुआ है सऊदी अरब के ऊपर, और इसमें आप देखें जिस जगह पे जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को हिट किया गया, इसमें 60% से ज़्यादा अमेरिकन कंपनीज होल्डर्स हैं इसके अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था कि अगर ईरान के खिलाफ किसी किस्म का एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी दे रहे थे, तो इर्द गिर्द के जितने ममालिक हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने ये बड़ा क्लियरली कन्वे कर दिया था सऊदी अरब, कतर, बहरीन और यूएई को कि अगर कोई बड़ा अटैक होगा तो आप सारे सफ़र करेंगे। दूसरा आप देखें, आए पाकिस्तान का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान यहाँ एक न्यूट्रल मुल्क के तौर पे मौजूद रहा है। वो ना मिडिल ईस्ट क्राइसिस का हिस्सा बना है, ना उसके अंदर वो पार्टी बना है, बल्कि वो एज अ मॉडरेटर और फैसिलिटेटर काम करता रहा है। अब पाकिस्तान के लिए अहमियत इसलिए अहम है कि पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान से लगता है, और इसका फॉल आउट डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर आता इन टर्म्स ऑफ खुदा ना खासा कोई बहुत बड़ा जो है ना वाक़या होता, तो इन टर्म्स ऑफ रेफ्यूजीज, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये सारी पाकिस्तान को सहनी पड़ती, और सिक्योरिटी भी पाकिस्तान के लिए जो एक बहुत बड़ा मसला बनता, क्योंकि पाकिस्तान भी एक तबाहशुदा ईरान या एक कंप्रोमाइज ईरान के साथ उनका रहना बड़ा मुश्किल होता। सेम इज द केस विद पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट है चाइना और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के हवाले से जो CPEC BRI प्रोजेक्ट है, ये तमाम की तमाम चीज़ें अंडरमाइन होती अगर ईरान के अंदर एक इजराइल नवाज या अमेरिका नवाज हुकूमत आके बैठती, तो ये खित्ता बड़ी बुरी तरह वोलेटाइल होता। तीसरा जो आम फैक्टर देखें, हमारे बॉर्डर्स, ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है ही है, क्योंकि हमारा मतलब लॉन्ग टर्म एनिमी है। वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इंडियन प्रॉक्सीज, CIA, मोसाद, रा, ये तमाम जो है वो BLA की शक्ल में और TTP की शक्ल में हमारे बॉर्डर को
जो है वो उन्होंने न्यूट्रलाइज किया हुआ है, बल्कि बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो हम ईरान के बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाह रहे थे, ये एक और बड़ा फैक्टर था। और आखिरी चीज देखिए, इस वक्त जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिकी हुकूमत की जानिब से, स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल की जिस तरीके से जो है वो कहते हैं अप्रिसिएशन की जा रही है, इट्स फॉर पर्पस। क्योंकि इस वक्त अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फेस सेविंग। ये जंग ना ईरान जीत सकता है, ना अमेरिका अपने आप को विक्टोरियस डिक्लेयर कर सकता है। हालांकि बार बार हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो विक्ट्री स्पीच भी दे दी कि हमने नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दी, उनकी लीडरशिप खत्म कर दी, और साथ साथ हमारे अहदाफ भी हासिल हो गए। लेकिन जंग से निकलने के लिए उन्हें एक जो फेस सेविंग चाहिए। पाकिस्तान इज द पावर जो कि उनको फेस सेविंग दे रहा है। ईरान को भी फेस सेविंग चाहिए अपने लोगों को, कि शायद वो भी जंग में विक्टोरियस हुआ है। तो पाकिस्तान ने अपने एक रोल एज अ मॉडरेटर, एज अ फैसिलिटेटर, बल्कि एज अ गारंटर इस वक्त ऑफर कर दिया है। इस्लामाबाद अकॉर्ड में बड़ी क्लियर चीजें लिखी गई थी जिसमें दोनों साइड के इंटरेस्ट जो है सर्व किए गए थे। आखिरी जो इंपॉर्टेंट चीज है फैसल, वो है इजरायली टैक्टिक्स। क्योंकि देखिए अभी इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया है कि लेबनान की जो वॉर है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ दिस डील। तो ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म का इशू है, क्योंकि इजराइल अपने एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन के ऊपर चल रहा है, और गॉड नोज के वो अब फिर कोई ऐसी हरकत करे मिडल ईस्ट के अंदर जिससे दोबारा जंग छिड़ सकती है। तो अमेरिका और उसके जो प्लानर्स हैं, या जो इस वक्त अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने जो प्रो इसराइल अपनी एक नैरेटिव है या उनके पॉलिसी है, उसके ऊपर सोचना होगा कि कब तक वो इसराइली जंग लड़ते रहेंगे, अमेरिकी जवानों को वहां भिजवा के मरवाते रहेंगे, या अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा इसराइल के ऊपर खर्च करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस जंग में शायद ये फैसला भी हो जाएगा कि एब्सोल्युटली, लेकिन यही एक जाहिर साहब मुश्किल बात भी लगती है। यूएसए इससे निकलना चाहता है, इसराइल फिलवक्त लग ऐसा रहा है कि नहीं चाहता कि ईरान के ऊपर किसी भी तौर से हमले रुक सकें। तो जो इसमें इसराइल का स्टेक है, उसका जो इंटरेस्ट है पूरा ईरान में, वो इसको मजीद क्रिटिकल बना सकता है आगे आने वाले दिनों में। हम देख रहे हैं ये इस्लामाबाद अकॉर्ड, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है कि ये इंश्योर किया जा सके कि इसराइल की जानिब से हमले रुके रहे। देखिए मेरे ख्याल में अगर अमेरिका अपने रिसोर्सेज, अपने फाइनेंशियल सपोर्ट और आउट ऑफ वे इसराइल की तमाम इलीगल और गलत और इंसानियत सोच किस्म के जो मजालिम की पॉलिसी है उससे विड्रॉ नहीं करता, तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका एज ए सुपर पावर उसका अपना डिक्लाइन शुरू हो गया है। आप देखें अंदर से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। अगर इन केस अगले एक हफ्ते डेट के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप की इम्पीचमेंट होती है तो फिर क्या होता है, ये एक बड़ा आम सवाल है। क्योंकि देखिए आप रिपब्लिकन हैं या डेमोक्रेट्स हैं, वो चाहते हैं कि इस वक्त जिस गैर जरूरी जंग के अंदर अमेरिका को झोंक दिया गया उससे निकला जाए। और दूसरा, बीइंग अ सुपर पावर, आप देखें अमेरिका की इकोनॉमी जो है ना वो ऑन द डिक्लाइन है। उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर या उसके लेटेस्ट आप समझ लें कि अगर आपके F-35E जहाज गिराए जाते हैं, फाइटर F-15 गिराए जाते हैं, फिर आपके जो है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट गिराए जाते हैं, हवा को जो है ना टारगेट किया जाता है, आपके 13-14 बेसिस इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर खत्म हो गए। तो इसका मतलब हुआ कि मिलिटरीली अमेरिका जंग हार गया है। अब आप देखें जो पेट्रो डॉलर का एक नेक्सेस बनाया हुआ था मिडिल ईस्ट के अंदर, वो डिफ्यूज होता जा रहा है। सऊदी अरब बैक ट्रैक कर रहा है, कतर ने बैक ट्रैक करना शुरू कर दिया है। दूसरा, आप देखें ईरानी टैक्टिक्स को उन्होंने बड़ा जो है ना वो टैक्टफुली, एक तो मिलिटरीली नॉकआउट किया है अमेरिका और इसराइल को, दूसरा इकोनॉमिकली कर रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर कंट्रोल जो कभी ख्वाब था ईरान का, आज अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप की गलत पॉलिसीज की वजह से उसके ऊपर उसको लेजिटिमेसी मिल गई है। और आज देखेंगे जब ये अकॉर्ड होगा तो उसके अंदर आप तमाम मुल्क मानेंगे कि वी आर गोइंग टू हैव एन अकॉर्ड विद ईरान। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है जायशा शिराजी, आपका पॉइंट आ गया। और जो आप बात कर रहे थे, अब देखते हैं कि इस्लामाबाद अकॉर्ड, यही रिफ्रेशिंग है सुना। थैंक यू सो मच जायशा शिराजी थे। दिस सो रिफ्रेशिंग टू हियर कि दुनिया का जो फैसला है, दुनिया के एक बहुत बड़े तसादुम का फैसला अमन के तौर पे वो पाकिस्तान में होना जा रहा है। हम अपने शो का इख्तिताम तो कर रहे हैं विथ वन लाइन। सादिया, 90s के एरा में नुसरत अली खान साहब का एक बहुत मशहूर गाना था, उसकी एक लाइन बड़ी ही ज़बरदस्त है जो आज फिट बैठ रही है, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान। विद दैट हम आपसे इजाज़त लेंगे एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू द होल वर्ल्ड। वी होप कि ये इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है इसकी कोशिशें रंग लाए जिस तरह के पाकिस्तान ने अब तक किया है, और 2 हफ्ते का सीज़ फायर ये हतमी हो और उसके बाद कोई भी आपस में मज़ीद लड़ाइयाँ ना हो। विद दैट, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।